गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सेवेंथ क्लास का टॉपिक है, सबसे जो बेहतरीन टॉपिक है ये। और उस टॉपिक का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम, मतलब कि नए राजा और नया साम्राज्य। ठीक है, ये सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी बुक का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, और जो एनटीएससी पर्पज के हिसाब से सेवेंथ की एनटीएससी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। कई बार जो है जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या जो 10 मार्क के 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे इसका वेटेज होता है। ठीक है, ये जो न्यू किंग एंड किंगडम्स है, ये उस टाइम की बात हो रही है जब साउथ में, नॉर्थ में, इंडिया में हर जगह पर अलग अलग टाइम में नए साम्राज्य बन रहे थे। ठीक है, नए साम्राज्य मतलब ये दिल्ली सल्तनत से पहले की बातें हैं। नेक्स्ट लेसन इससे जो नेक्स्ट होगा वो दिल्ली सल्तनत होगा, और उसके बाद में मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये लेसन समझ आ जाएगा। जब ये लेसन फिनिश होगा तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेसन का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम। इसका मतलब होता है नए राजा और नया साम्राज्य। ठीक है, अभी पुराने वाले राजा कौन थे, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई पुराने वाले राजा मतलब कि गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐसे राजा हुआ करते थे पहले। ठीक है, और इसके अलावा सम्राट अशोक, किंग अशोक, आपने 7th में उनके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, कि किंग अशोक था, राजा था, और वो जो है किंग अशोक जो थे वो मतलब बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया हुआ था, और कलिंग वार लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का राजा था अशोक तो। ठीक है, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, तो गुप्त साम्राज्य का सबसे पावरफुल राजा समुद्रगुप्त हुआ था, जिसको इंडिया का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया, नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो उनके बाद क्या हुआ, अब बात करनी है कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की बातें यहां दिखाई गई है। ठीक है, मैंने यह लिखा है कि उस जमाने में, उस टाइम में बहुत सारे टेंपल्स भी बनने लगे थे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी कि जो है ब्रॉन्ज की मूर्तियां, ठीक है, जो मिली है अंदर से, जब खोद के निकाला गया तो वहां से बहुत सारी ब्रॉन्ज की मूर्तियां मिली हैं। तंजावुर में बहुत सारी मूर्तियां मिली है, मंदिर मिले हैं। ठीक है, जो इस बात का प्रूफ है। देखो कोई ये कहे हम कैसे मान ले इस बात को कि भाई ये थे भी कि नहीं, ये राजा लोग थे कि नहीं, तो उसका प्रूफ हमें यहां से मिलता है। क्यों वहां पर बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं पर इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी। पत्थरों पर इंस्क्रिप्शन लिख देते थे, किस राजा ने कौन से टाइम में कौन सी लड़ाई लड़ी है, उसके जो वंशावली लिख देते थे, उसकी पूरी डायनेस्टी लिख देते थे, भाई कौन कौन से राजा ने कब कब कौन सी लड़ाई लड़ी है और किसके साथ लड़ी है, उसका बेटा कौन था, उससे आने वाला सक्सेसर कौन था, ये सारा का सारा वो इंस्क्रिप्शन में लिख देते थे। तो वहीं से तो हमें पता लगा हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो देखिए ब्रॉन्ज स्कल्पचर हमें मिले हैं, मतलब कि तांबे की मूर्तियां मिली हैं, तंजावुर से मिली है, गंगाईकोंडा जो है जगह, वहां से भी हमें मिला है सब कुछ। एक चोलापुरम, वहां से भी बहुत सारे मंदिर मिले हैं। राजा और राजेंद्र के थ्रू जो बनाए गए थे वहां मंदिर बहुत सारे मिले। पुराने टाइम में मंदिर लोग बनवाते थे, क्यों, रेपुटेशन हासिल करने के लिए, रेपो बनाने के लिए। जो जितना अच्छा मंदिर बनाएगा, जितना बड़ा मंदिर बनाएगा, उतना ही उन लोगों से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा उस टाइम में होता था, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर मंदिर बनाते थे। साउथ में बहुत सारे मंदिर है, उड़ीसा का पुरी मंदिर, जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है बहुत फेमस है। साउथ के जो ये बताया मैंने, तंजावुर के मंदिर, गंगाईकोंडा के मंदिर, चोलापुरम के मंदिर, ये बहुत सारे मंदिर बड़े फेमस रहे। अलग अलग राजाओं ने बनाए, राजा राजेंद्र चोल, इन लोगों ने बनाए। तो चोल साम्राज्य यानी कि वो साउथ में, एक बात और ध्यान रखें, साउथ में 3 डायनेस्टी बड़ी फेमस हुई है, चोल, चेर और पांड्यन डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी और पांड्यन डायनेस्टी, 3 टाइप की डायनेस्टी साउथ में बड़ी फेमस रही है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, और मंदिर बना के क्या की, प्रसिद्धि हासिल की। वो अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, मतलब लैंड्स को क्या करते थे, लोगों को डोनेशन कर देते थे, और डोनेशन करके तांबे के पत्थरों पर, तांबे के पत्थर होते थे, तांबे के इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन पे लिख कर देते थे, जमीन को डोनेशन करते थे, लैंड ग्रांट करते थे। आपकी बुक में मैंने जो है आज जो है ये भेजा भी है, इसका जो है पीडीएफ बना के मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि भाई किस तरह से लैंड ग्रांट उनको दी जाती थी। ठीक है, और किस तरह से फिर फाइट होती थी, साम्राज्य के लिए लड़ाई होती थी। जो जीतता था, जो जीतेगा वही जीतेगा जिसके अंदर पावर होगी, जिसकी सेना सबसे मॉडर्न होगी, वही साम्राज्य पूरा इकट्ठा कर लेगा और वही पूरे एरिया पे राज करेगा।
ठीक है, फिर उनको टाइटल मिलते थे, राजा, महाराजा धीराज, ठीक है, इस तरह के टाइटल मिलते थे, महामंडलेश्वर, इस तरह के टाइटल मिलते थे। तो ये उस टाइम में होता था। तो इस लेसन में हमें यही समझना है कि भाई किस तरह से, विच पेज नंबर इज दिस, ओके, विच पेज नंबर आप बुक में देखोगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा क्या क्या था इस लेसन में। तो सबसे पहले आप देखोगे मैंने यहाँ बिल्कुल लास्ट में मैंने लिखा हुआ है द अमेजिंग ऑफ न्यू डायनेस्टीज, द अमेजिंग ऑफ न्यू डायनेस्टीज, इसमें मैंने लिखा हुआ है द अमेजिंग ऑफ न्यू डायनेस्टीज, ठीक है। इसमें 7th सेंचुरी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होने लगे थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड 7th सेंचुरी में होने लगे थे, सामंत कहलाते थे वो, सामंत, महासामंत भी कहलाते थे, सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर, इस तरह के लोग होते थे, सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर, 3 टाइप के लोग होते थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, राजा से मिलती थी। जमीनें किससे मिलती थी? राजाओं से मिलती थी। जैसे राजा ने दे दिया, राजेंद्र चोल ने जमीन दे दी तो वो उनसे मिल जाती थी, ठीक है। और फिर वो उस टाइम में जो महामंडलेश्वर होता था उसको तो क्या कहा गया था? ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, उसको ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन कहा जाता था। ओके, अब देखिए साउथ में राष्ट्रकूट बड़े फेमस हुए हैं, साउथ में जो राष्ट्रकूट है वो बड़े फेमस हुए हैं। डेक्कन में राष्ट्रकूट जिसका सबसे फेमस नाम था दंती दुर्ग, एक ऐसा राजा दंती दुर्ग नाम का राजा था जो कि बड़ा फेमस था। वो राष्ट्रकूट का हेड बन जाता है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का वो हेड बन जाता है। और पहले से जो दक्कन में चालुक्य डायनेस्टी चल रही थी, एक बार दोबारा बताता हूं, साउथ में पहले से डेक्कन में क्या चल रही थी? चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे। उन किंग्स को ओवरथ्रोन कर दिया, किसने कर दिया? राष्ट्रकूट चीफ जिसका नाम था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ठीक है, अच्छी तरह याद कर लेना ये नाम। कौन था? दंती दुर्ग। किसको ओवरथ्रोन किया? चालुक्य किंग को, और राजा बन गया। एक छोटा सा सामंत महासामंत बन गया, और महासामंत बनने के बाद में वो महामंडलेश्वर बन गया। क्या बन गया? किंग ऑफ द किंग, ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन बन गया, ठीक है। वैसे तो वो क्षत्रिय नहीं था, दंती दुर्ग क्षत्रिय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, वो तो एक अलग ही कुल में जन्म हुआ था। वॉइस इज नॉट क्लियर, बेटा वॉइस आ जाएगी। चालुक्य जो है ना वो बहुत ही पावरफुल थे साउथ में, और जो धीरे धीरे जो है इसको हटाया गया। किसने हटाया? दंती दुर्ग ने हटाया, राष्ट्रकूट चीफ ने, और खुद का राजपाट शुरू कर दिया। वैसे तो वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन यज्ञ करवाया, पंडितों से यज्ञ करवाया, उसने पंडितों से यज्ञ कराया, ठीक है, पंडितों से यज्ञ करवाया। और यज्ञ कराने के बाद में उसने क्या किया? यज्ञ कराया और टाइटल मिला उसे हिरण्यगर्भा उसे टाइटल मिला, ठीक है, क्या मिला? हिरण्यगर्भा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हिरण्यगर्भा, उसने खुद को टाइटल दिया, ठीक है। और टाइटल देने के बाद वो बन गया साउथ का राजा बन गया। राष्ट्रकूट चीफ था, चालुक्य को ओवरथ्रोन किया और बन गया राजा, ठीक है। और फिर उसने अपने आप को बताया रीबर्थ, कि मैं दोबारा से जन्म लिया, एक क्षत्रिय हूं। दंती दुर्ग ने अपने आप को क्षत्रिय कहा, जबकि वो था ही नहीं, उसने अपने सैक्रिफाइस कराया, मतलब कि यज्ञ करवाया, और अपने आप को क्षत्रिय कह दिया, और पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लिया, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए। अब मंदिर बनवाते ही उसकी फिर पूरी पावर वहां पर आ गई, और लोग उसे एज ए किंग मान बैठे, ठीक है। इस तरह से बहुत बार हुआ है। इस तरह से जैसे एक और भी है कदम्बा मयूर शर्मन, दंती दुर्ग के अलावा एक और ऐसा था कदम्बा मयूर शर्मन, मैंने बोर्ड की पिक भेजी हुई है, आप देखोगे इस पे, उसमें लिखा हुआ है कदम्बा मयूर शर्मन। ये भी साउथ का एक ऐसा ही राजा था जिसने पुराने वाले राजा को हटा दिया और नए वाले राजा को खुद राजा बन गया। फिर एक और देखो हरिचंद्रा, 3 नाम बताए मैंने, एक तो हो गया दंती दुर्ग, दूसरा कौन है? कदम्बा मयूर शर्मन, और तीसरा कौन है? हरिचंद्र तो गुज्जर प्रतिहार वंश से था, एक डायनेस्टी थी बहुत फेमस थी ये गुज्जर प्रतिहार, तो उससे था ये तो, ठीक है। इस तरह से पूरे साउथ में, पूरे नॉर्थ में, मिडिल में अलग अलग राजा आते चले गए, और पुराने वाले राजाओं को वार के थ्रू, लड़ाई करके, वार में जीतकर उन्होंने उनको हटा दिया। इस तरह से धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया गया पूरा, ठीक है। अब देखिए ये जो नया कंट्रोल बना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, प्रशासन कैसे होता था, उस चीज के बारे में। तो प्रशासन कैसे होता था? वो बड़े बड़े टाइटल लगवाते थे खुद के नाम के आगे, ताकि वो ठीक है,
ये दोबारा समझाता हूं बेटा, ठीक है, एक बार दोबारा राष्ट्रकूट वंश डेक्कन में कैसे फैल गया? राष्ट्रकूट वंश डेक्कन में कैसे फैल गया? दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट चीफ चालुक्य किंग को हटा देता है, हटा दिया, और खुद जो एक क्षत्रिय भी नहीं था, वो खुद एक क्षत्रिय भी नहीं था, ठीक है, तो क्षत्रिय नहीं था, फिर भी वो जो है वहां एक राजा के रूप में सामने है, जबकि क्षत्रिय ही राजा होते थे पहले। आपने देखा था वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोबारा बता रहा हूं, पहले सिस्टम होता था वर्ण सिस्टम, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 टाइप के लोग होते थे, तो क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, जबकि ये खुद एक क्षत्रिय नहीं था। लेकिन इसने क्या किया, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, सैक्रिफाइस कराया, उसने, और सैक्रिफाइस करा के उसने क्या किया, खुद क्षत्रिय बन गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही 2 राजा और भी थे जिन्होंने ऐसा ही किया, वो था कदंबा मयूर शर्मन और हरिचंद्रा, ये 2 राजा ऐसे और थे जो कि हरिचंद्रा तो गुर्जर प्रतिहार वंश से था, उसने भी वहां के जो किंग थे उनको हटा दिया, और हटाने के बाद में ठीक है, और हटाने के बाद में क्या किया, खुद का राजपाट शुरू कर लिया, ओके। अब ये प्रशासन कैसे करते थे, प्रशासन कैसे होता था, ठीक है, तो इनके क्या होता था, एक टाइटल देते थे, महाराजाधिराज, अपने आप को ग्रेट किंग कहलवाते थे। एक और टाइटल होता था त्रिभुवन चक्रवर्ती राजा, इस तरह के टाइटल अपने नाम के आगे लगाते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती बहुत बार एमटीएससी में क्वेश्चन आया है कि त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या है। त्रिभुवन मतलब 3 लोक जो है वो लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड, उसको त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते थे। जैसे नहीं होता राजा, चक्रवर्ती राजा, राम चक्रवर्ती सम्राट बन गया था, इसके अलावा जो युधिष्ठिर थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, ठीक है, युधिष्ठिर जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे। इस तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग जो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एडमिन में क्या क्या होता था। अब देखिए एक फिगर दिखाया गया आपके उसमें बुक में, फिगर नंबर 1 में विष्णु भगवान की एक फोटो दिखाई गई है, विष्णु भगवान को उस फोटो में नरसिंह अवतार कहा गया है। याद है नरसिंह अवतार, जिसमें वो जो भगवान विष्णु है एक राक्षस को, हिरण्यकश्यप को जो अपने पैरों पर रखकर और बीच में से फाड़ देते हैं ऐसे खंबे में से। याद है भक्त प्रहलाद, जिसके नाम पे होली का त्योहार मनाया जाता है, होलिका दहन होता है। बेटा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो फिगर नंबर 1 है इसमें विष्णु भगवान की फोटो को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया है। नर मतलब आदमी और सिंह मतलब शेर, तो विष्णु भगवान उसमें शेर और आदमी के, मतलब आधा आदमी है और मुंह शेर का है, और एक राक्षस का वध करते हैं, वो किसका, हिरण्यकश्यप का, और हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर रखकर और उसको बीच में से फाड़ देते हैं और उसको मार देते हैं, क्योंकि वो उसके बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था, जो कि भगवान विष्णु का अच्छा भक्त था, ठीक है। तो उसकी फोटो दिखाई गई, विष्णु की फोटो नरसिंह अवतार में दिखाई गई है। मैन एंड लॉयन मतलब कि वो एक आदमी भी है और एक शेर भी है। कौन, भगवान विष्णु अवतार, जो उनका अवतार इस फोटो में दिखाया गया है, ठीक है। और उस दीवारों पर अलोरा की जो गुफाएं हैं, देखो दिखा रखा है वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 अलोरा की गुफाओं में दीवार नंबर 15 वॉल 15 केव 15 में अलोरा की दीवारों पर इस तरह की ये नरसिंह अवतार की फोटो दिखाई गई है, ओके। अब देखिए ये जो काम हुआ है, ये जो फोटो बनाई गई थी उस टाइम में अलोरा की गुफाओं में, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम में ये फोटोज बनाई जाती थी, पिक्चर बनाई जाती थी। किसके टाइम में, राष्ट्रकूट के टाइम में बनी हुई है। तो इस तरह से ये एडमिन कर लेते थे, बहुत आसानी से होता था। अब कंफ्यूज मत होइए, एक बार दोबारा बता देता हूं ये पूरा पार्ट। तो देखिए उस टाइम में नई जो वंश थे वो कैसे, सेकंड तो पता है उस टाइम में 400 टाइप के तो टैक्स लगाए हुए थे। एक टैक्स बहुत ही फेमस था, विटी नाम का टैक्स बहुत फेमस था, जो कि एग्रीकल्चर टैक्स के रूप में लिया जाता था। विटी नाम का 400 टाइप के टैक्सेस उस जमाने में साउथ में लिए जाते थे, ठीक है। 400 टाइप के, आपको दिख रहा होगा यहां से, देखो 400 टाइप के टैक्स लिए जाते थे। फिर प्रशस्ति लिखी जाती थी राजा के बारे में, बहुत अच्छी बातें, जमीनें लोगों को ग्रांट की जाती थी, जमीनें लोगों को बांटी जाती थी। जमीन के जो लिखने का बताया ना मैंने, ताम्र पत्रों पर, मतलब तांबे के पत्रों पर लिखकर वो जमीनें उनको डोनेशन दी जाती है। आपकी बुक में वो ताम्र पत्र दिखाए भी गए हैं,
वो मैं आपको भेजूंगा, उसके सेंड कर दूंगा, वो भी दिखाए भी गए हैं ताम्रपत्र, ठीक है। तो रूलर क्या करता था, अपने आप को उन ताम्रपत्रों पे जब डोनेशन करता था तो अपने आप को वैलेंट, बहुत ही दयालु विक्टोरियस वॉरियर दिखाता था कि बहुत ही विजेता है वो और लड़ाका है, वो किसी से भी हारने वाला, ऐसा प्रशस्तियों पे लिखा जाता। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा पत्र, राजा के बारे में बातें लिखी जाती थी। ओके, तो देखिए रूलर उसमें अपने आप को क्या दिखाता था, एज ए वैलेंट, बहुत दयालु और विक्टोरियस और वॉरियर दिखाता था अपने आप को। प्रशस्ति गुप्त टाइम में बहुत बार लिखी गई, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। प्रशस्ति ज्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, जैसे कि मिली कहां से हमें, ग्वालियर मध्य प्रदेश से बहुत सारी प्रशस्ति मिली है, जिसमें एक नागभट्ट राजा जो प्रतिहार वंश का राजा था, उसकी प्रशस्ति हमें मिली है। नागभट्ट राजा जो कि प्रतिहार राजा थे, उसकी हमें प्रशस्ति मिली है। प्रशस्ति फिर बता रहा हूं क्या चीज होती है। प्रशस्ति राजा के बारे में एक प्रशंसा पत्र होता है जिसमें वो अपने बारे में लिखता है, ठीक है। तो ये है, आप देखिए बारे में नागभट्ट के बारे में क्या लिखा गया कि नागभट्ट एक पूरे एरिया का राजा है, आंध्र प्रदेश का राजा है, सैंधव प्रदेश का राजा है, विदर्भ का राजा है, कलिंग का राजा है, मतलब कि महाराजा धीराज है, चक्रवर्ती महाराज है वो, ठीक है। ऐसा उसकी प्रशस्तियों में लिखा गया है। किसके बारे में, नागभट्ट के बारे में, प्रतिहार राजा के बारे में। कहां का है वो, आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंगा, यहाँ का राजा है वो। कौन सी प्रशस्ति मिली है, संस्कृत में गुप्त के टाइम में मिली है। अब देखिए उस टाइम में वारफेयर भी होती थी, लड़ाइयां भी होती थी, बहुत लड़ाइयां होती थी। किसके लिए, राज्य हड़पने के लिए, धन लूटने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां होती थी। और लोग क्या है, किसी भी टाइप का कोई भी तरीका अपना लेते थे जीतने के लिए। तो देखिए वारफेयर फॉर वेल्थ, अपने धन साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाइयां होती थी। अटैक करते थे, अटैक ऑन द अदर एरियाज पर अटैक करते थे, जैसे कि हुआ है कन्नौज को जीतने के लिए। कन्नौज जो गंगा घाटी में है, मतलब यूपी के आसपास जो एरिया पड़ता है, वो उस टाइम में कन्नौज कहलाता था। तो कन्नौज को जीतने के लिए हुई तीनों वंश में लड़ाई। नंबर 1 गुज्जर प्रतिहार लड़ पड़े, राष्ट्रकूट लड़ पड़े और पाल डायनेस्टी के जो किंग आपस में लड़ पड़े। तीनों आपस में लड़ पड़े किसके लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज को जीतने के लिए उन्होंने आपस में लड़ाई लड़ी और उसको हमें कहा गया ट्राई पार्टी स्ट्रगल। एक क्वेश्चन भी आता है आपका 7th में, व्हाट इज ट्राई पार्टी स्ट्रगल। तो कन्नौज को जीतने के लिए जो तीनों वंश लड़ पड़े, गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, और राष्ट्रकूट रूलर और कौन है, पाल डायनेस्टी, पाल, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये आपस में लड़ पड़े, उसी को हम ट्राई पार्टी स्ट्रगल कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे उस टाइम में और भी अटैक हुए। सुल्तान मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान से आया और इंडिया के ऊपर अटैक किया उसने और बहुत सारा सोना चांदी लूट कर ले गया। 1001 से लेकर 1027 तक बहुत बार अटैक किया। 1001 से लेकर 1027 तक बहुत बार अटैक किया मोहम्मद गजनी ने। और आखिरी बार सोमनाथ के मंदिर पर इतना भयंकर अटैक हुआ, बहुत सारा सोना चांदी पूरा गाड़ियों में लाद के भरकर ले गए अफगानिस्तान में। और मतलब कि लुटेरे थे वो एक लुटेरे थे जो इंडिया में आए। मोहम्मद जो गजनी है, ये इंडिया में आए, लूट पड़ करके चले गए, सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है सुल्तान मोहम्मद गजनी। मोहम्मद जो है गजनी से आया, अफगानिस्तान से आया, कब 1997 में आना शुरू किया था और 1030 तक इंडिया में रहा था। कब 997 देखो ये लिखा हुआ है 997 में वो आया और 1030 तक यहाँ रहा। कितने, 1030 तक रहा। कौन, मोहम्मद गजनी। कहां से आया था, अफगानिस्तान से आया था, लूट पाट करके चला गया, ठीक है। और फिर सेंट्रल एशिया में भी उसका कंट्रोल था, ऐसा नहीं कि सेंट्रल एशिया में कंट्रोल नहीं था, सेंट्रल एशिया में भी उसका कंट्रोल था। पूरे सेंट्रल एशिया कौन सा, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, मंगोलिया, बहुत सारे एरिया पर उसका कंट्रोल था। और उसने सोमनाथ के मंदिर की लूटपाट गुजरात में बड़े लेवल पे की, ठीक है। उसके बाद जो उस गजनी के टाइम में जो यहाँ पर अटैक हुआ था, उस टाइम एक बहुत ही फेमस एक जो टूरिस्ट यहाँ पर रुके हुए थे, जिसका नाम था अल-बेरूनी। एक बहुत ही विदेशी टूरिस्ट था यहाँ पे जो रुका हुआ था, अल-बेरूनी। उसने एक अरबी लैंग्वेज में बुक भी लिखी थी, किताब उल हिंद, हिंद मतलब इंडिया। अल-बेरूनी ने मोहम्मद गजनवी के अटैक के बारे में सारी बातें लिखी, किस तरह सोमनाथ का मंदिर लूटा गया और किस तरह से लूटपाट हुई, उसने पूरी उस किताब में लिखा हुआ है। किसमें, अल-बेरूनी की बुक किताब उल हिंद, हिंद मतलब इंडिया।
उस किताब में, उस बुक में पूरा का पूरा क्या वर्णन किया गया है? उसकी लूटपाट का वर्णन किया गया है। किसकी लूटपाट? मोहम्मद गजनवी की लूटपाट, ठीक है, जो यहाँ पर आए थे, गजनी आए थे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखिए आप, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान का टाइमिंग जो रहा था 1168 से 1192 के बीच में रहा था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें हमें पता चलती है कहां से? पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें पता चलती है उनकी बुक से, जो उनके कवि ने लिखी, चंद्रबरदाई ने लिखी, उनका कविता चंद्रबरदाई, उन्होंने उनके बारे में बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में लिखा था, ठीक है। तो वो चौहान रूलर थे और उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ फाइट की। देखो नीचे लिखा सुल्तान मोहम्मद गोरी, उनके साथ उन्होंने फाइट की और फाइट को तराइन वार कहा गया। कौन सी वार? तराइन वार। तराइन वार 2 बार लड़ी गई, 1191, 1192। पृथ्वीराज का टाइम कब से कब के बीच रहा? 1161 और 1192 के बीच में, 1161 से 1192 के बीच में। तो ये 2 लड़ाइयां लड़ी गई, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। तराइन फर्स्ट लड़ी गई 1191 में और 1192 में दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई में बेटा एक मिनट, एक देखिए, सुल्तान मोहम्मद गोरी जब यहाँ पर आए तो उनकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई। पहली बार जब मोहम्मद गोरी ने, सुल्तान मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया और हराकर माफ कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने, इंडिया के पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, मोहम्मद गोरी को हराकर माफ कर दिया और माफ करके भेज दिया उसे यहां से, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी अगले ही साल वापस आया सारी पावर इकट्ठी करके, और कुछ यहाँ के लोगों से भी उसने बातें पता की और आते ही पृथ्वीराज चौहान पे दूसरे ही साल अटैक कर दिया तराइन की वार सेकंड में, और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हराकर उसे मार दिया। इस बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया, मार दिया, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने तो उसे माफ कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बार लड़ाइयां हुई हैं, राजपाट के लिए लड़ाइयां हुई हैं, सल्तनत हासिल करने के लिए लड़ाइयां हुई हैं। उस समय जो है रिवर सिस्टम के थ्रू इरिगेशन सिस्टम भी वो करते थे, बहुत सारे डेवलपमेंट उस समय था, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। तो अगले लेसन में हम जो है किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। मोहम्मद गोरी के अटैक के बाद में दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम फिर पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।